हेलो एवरीवन, ये लाइट के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को समझ लेते हैं। तभी जाकर आगे जो डिफरेंट थ्योरीज ऑन नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो नेचर है उसके बारे में कई सारे थ्योरीज हैं। तो इन सभी को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें विजिबल होता है, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है एक्चुअल में उसकी वजह क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो आती है हमारे आइज के अंदर, और हमारे आइज में उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, तभी जाकर वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं कि अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि वहां से लाइट रेज आपकी आंखों तक आ रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसे हम देख पा रहे हैं उन सभी से लाइट रेज निकलती है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और वहीं से लाइट रेज निकलती है बाहर की तरफ, वो एमिट करते हैं लाइट रेज को। वहीं पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं हमारे नेचर में जो हमें विजिबल तो है, जहां से लाइट रेज आ रही है, बट वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती। जो लाइट रेज किसी सोर्स से निकल के उस ऑब्जेक्ट पर जाता है और वहां से टकराने के बाद हमारे आइज तक आ जाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस नाम से ही हमें लगता है कि जो खुद ही ग्लो करता हो, जो खुद ही लाइट प्रोड्यूस भी करता हो और उसी लाइट को एमिट करता हो, तो उस ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वहीं पर अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट प्रोड्यूस ना करे, ठीक है, बस वो करे क्या, तो उस पर अगर किसी सोर्स से लाइट रेज आ जाए तो उस लाइट रेज को वो रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करे, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बींग्स खुद ही लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है जो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बींग एक पर्सन दूसरे को विजिबल होता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? एक्चुअल में जो ह्यूमन बींग है उस पर जो लाइट रेज किसी दूसरे सोर्स से आ रहे होते हैं, उस लाइट रेज को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे ये बोर्ड हमें विजिबल है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि लाइट सोर्स जो लगा है वहां से लाइट रेज इस बोर्ड के ऊपर आए और बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक आ जाती है। ठीक है, यही रीजन है कि ये बोर्ड विजिबल है। तो बोर्ड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है जो खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करके एमिट करता है, तो उसे कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है इनकैंडेसेंट और दूसरा है ल्यूमिनेसेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो जो लाइट खुद ही प्रोड्यूस करके एमिट करते हो, उसे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक जो लाइट प्रोड्यूस करते वक्त हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे अगर आप कैंडल जलाते हो तो कैंडल लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप पहले के टाइम में जो येलो कलर फिलामेंट बल्ब आया करता था, वो फिलामेंट बल्ब लाइट एनर्जी के साथ कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये जो फेनोमेना है इसे कहते हैं इनकैंडेसेंस। ठीक है, तो ये हो गए जिसमें लाइट भी प्रोड्यूस हो और उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो। और उसके बाद आता है ल्यूमिनेसेंट। ल्यूमिनेसेंट का मतलब है लाइट तो प्रोड्यूस करे लेकिन उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना करे, यानी कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ठंडा ही रहे, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना करे, तो वो होता है ल्यूमिनेसेंट। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पर जो आप बल्ब, रेडियम जैसे एग्जाम्पल समझिए, रेडियम अगर लाइट प्रोड्यूस भी करे, ठीक है, लाइट एमिट करता है रेडियम, तो लाइट एमिट करने के बावजूद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कई सारे फ्लोरोसेंट, अभी एलईडी आ गया है, तो एलईडी भी क्या है, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर वो टेम्परेचर कम ही रहे तो वो होता है ल्यूमिनेसेंट, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो होता है इनकैंडेसेंट। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। क्या डेफिनेशन? दोज ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस एंड एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो खुद ही प्रोड्यूस भी करे और एमिट भी करे अपने लाइट को, तो उन सभी को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, और क्या है, स्टार्स हैं। अब उसी स्टार्स में एक है सन, और एलईडी, जितने भी है ना बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
उन सभी को क्या दिया जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन है, दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ठीक है, खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, only reflect the light rays that are falling on it, ये only reflect the light rays are called non luminous objects। जैसे कि चेयर, फैन हो गया है ना, ह्यूमन जो पर्सन प्रेजेंट है, ये जो आई लेंस लगा है, ये भी जो ग्लासेस हैं, ठीक है, फ्रेम है, मतलब हर एक चीज़ जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता वो सभी चीज़ें क्या है, सभी है नॉन ल्यूमिनस। जैसे ये बोर्ड है, चौक है, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इनकैंडेसेंट और ल्यूमिनिसेंस के बारे में। इनकैंडेसेंस या फिर इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन को समझते हैं। इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर इनकैंडेसेंस का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे अगर ग्लो करे, वो अगर वो लाइट एमिट करे या प्रोड्यूस करे तो उसके साथ साथ वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करे। जैसे सन की बात करते हैं, सन लाइट तो प्रोड्यूस करता है लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न है जो सन है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उस प्रोसेस के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कंबाइन होकर हीलियम फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लाइट एनर्जी हमें दिख जाती है जिसके कारण सन, और साथ में जो सन है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इस फेनोमेना को बोला जाता है इनकैंडेसेंस, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे बोला जाता है इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका डेफिनेशन है, इफ द लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स आर हॉट द फेनोमेना इज कॉल्ड इनकैंडेसेंस, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सन जैसे कि हो गया। उसके बाद जो फिलामेंट बल्ब्स होते हैं वो सभी क्या है, हीट प्रोड्यूसिंग लाइट सोर्स है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास जो सेकेंड है वो है ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस का मतलब हो गया, if the light emitting objects or the light producing objects are cool, ठीक है, द फेनोमेना इज कॉल्ड ल्यूमिनिसेंस। यानी कि जो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। जैसे आप लोग अगर किसी घड़ी में या कहीं वॉल पर रेडियम लगा हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जो रेडियम है लाइट सोर्स है प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। अचानक से लाइट बंद कर दीजिए तो वो लाइट एमिट करता है, और एमिट करने के बावजूद वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरीके से आप देख सकते हो जो टीवी स्क्रीन्स हैं, ठीक है, जो स्क्रीन है वो भी प्रोड्यूस करता है लाइट, और वहाँ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ना के बराबर बहुत कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फेनोमेना है इसको कहते हैं ल्यूमिनिसेंस, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें कहा जाता है ल्यूमिनिसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नाउ ये जो इनकैंडेसेंस है ये पार्ट क्लियर होता है, लेकिन ल्यूमिनिसेंस जो प्रोसेस है या जो फेनोमेना है दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला फ्लोरोसेंस और सेकेंड वन इज फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस का क्या मतलब है, फ्लोरोसेंस का मतलब है जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए आपके पास एक एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते, ध्यान से समझिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते उसी वक्त वो लाइट एमिट करना शुरू करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक्साइट होते हैं और तुरंत लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें जो टाइम लगता है वो अराउंड 10⁻⁻8 सेकेंड से, ये टाइम गैप। जैसे स्विच ऑन किया इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए या फिर जो पार्टिकल्स फोटोन्स एक्साइट हुए और लगातार वो क्या हुआ, वहाँ से फोटोन्स निकलना स्टार्ट हो गया। तो वो जो एक्साइटेशन और एमिशन है इन दोनों के बीच जो टाइम गैप होता है वो होता है अराउंड 10⁻⁸ सेकेंड। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरेसेंस। और साथ में अगर लाइट ऑफ करते हो तो तुरंत जो एमिशन है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो फॉस्फोरेसेंस है वो थोड़ा अलग है। जैसे अगर आप रेडियम की बात करो तो वहाँ पर लाइट सोर्स यानी कि जो सोर्स एक्साइट कर रहा है, ठीक है, वहाँ के फोटोन्स को, वो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन अगर बंद भी हो जाए यानी कि आपने लाइट सोर्स बंद कर दी तो वो उसके बावजूद कुछ टाइम तक लाइट को एमिट करते हैं।
तो इस तरह जो जैसे रेडियम में होता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस यानी कि जो ल्यूमिनेसेंस है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में एक्साइटेशन और एमिशन बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है, 10⁻⁻8 सेकेंड, जिस वजह से आप लाइट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तुरंत एमिशन स्टार्ट होता है और साथ ही आपको लाइट मिल जाती है। जैसे स्विच ऑफ होता है उसी तरीके से एमिशन भी बंद। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में कुछ अलग है। क्या अलग है? तो आपने सोर्स ऑफ एक्साइटेशन बंद कर दिया, उसके बावजूद वो जो लाइट है वो एमिट करता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट सोर्सेस, लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्सेस। ठीक है, थैंक यू। नाउ अब समझते हैं जो ऑब्जेक्ट्स है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, या किस बेसिस पर किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एयर है या कोई कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर अगर क्लियर है, मतलब प्योर वाटर है, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, तो वाटर के अगर दूसरे साइड अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और आप वाटर के, जैसे सपोज ये आपने कंटेनर है और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है, अगर इस साइड कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखने की कोशिश करे तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कि प्योर जो क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर है उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा और दूसरे साइड से आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होती है, ये ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यो इस साइड ऑब्जेक्ट है, उसमें से जो लाइट रेज है वो क्लियरली पास होती है उस मीडियम से। तो अगर ऐसा कोई मीडियम है जिससे हम आर पार देख सकते हैं वो भी क्लियरली, तो दैट मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका डेफिनेशन होगा दोज ऑब्जेक्ट्स या दोज मीडियम्स दैट passes most of the light rays through them, जिससे ज़्यादातर लाइट रेज, मतलब लगभग सभी लाइट रेज अगर उससे पास हो जाए देन दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल, जैसे ये ग्लास है यहाँ पर, ठीक है, ये जो लेंस देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, ग्लास का बना है। अब इस ग्लास से क्लियरली उस साइड की ऑब्जेक्ट विजिबल होती है, इसका मतलब ग्लास से लाइट रेज क्लियरली पास हो जाती है। सो दिस ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वहीं पर जैसे हमने हैंड रख दिया अपना, अब हैंड के उस साइड क्या है, वो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ें क्लियरली विजिबल होती है आर पार, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, एयर, ये सभी ऑल दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब आप उस साइड जो मीडियम या जो ऑब्जेक्ट के दूसरे तरफ जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो क्लियरली विजिबल ना हो, वो पार्शियली विजिबल हो, देन दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पार्शियली विजिबल का कब होगा, जब वहां से जो लाइट रेज आ रही है कुछ लाइट रेज पास हो जाए और कुछ ब्लॉक हो जाए। इस वजह से जो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा इस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के, उस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट या मीडियम के दूसरे तरफ, वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स उसके विजिबल होंगे। ठीक है, तो थोड़ा फेडेड लगेगा लेकिन वो विजिबल होगा। सो दोज ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली मतलब सभी लाइट रेज को नहीं, पार्शियली कुछ लाइट रेज को पास करे, तो पार्शियली पासेस द लाइट रेज थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ लाइट रेज को अपने से जो पास होने दे दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ट्रेस पेपर हो गया, जब आप मैप बनाते हो तो एक थिन पेपर प्रेजेंट होता है जिससे आप आज एक साइड से दूसरे साइड की चीज़ों को क्लियरली तो नहीं लेकिन हाँ उसके बाउंड्रीज वगैरह मैप ड्रॉ करने के लिए वो देख पाते हो। सो दैट इज ट्रेसिंग पेपर। या फिर कोई पेपर है उस पर ऑयल लगा है, ऑयली पेपर है, तो वो भी कैसा काम करता है, वो भी काम करता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है तो उसके एक साइड से दूसरे साइड नहीं दिखता है। जैसे ये बोर्ड प्रेजेंट है तो इस बोर्ड के दूसरे साइड क्या है, वो विजिबल नहीं है। ब्रिक हो गया, वो भी क्या है, एक साइड से दूसरे साइड विजिबल नहीं होता है। तो ऑल दीज दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट रेज टू पास थ्रू देम, जिससे लाइट रेज पास ना हो सके, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हो गया मिरर,
ठीक है, जैसे आप मिरर के दूसरे साइड क्या है वो नहीं देख पाते। ये बोर्ड हो गया, ठीक है, ब्रिक हो गया, कोई भी जैसे मेटेलिक सीट है उसके भी आर पार नहीं देख पाते। तो ऑल दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो these are the differences between transparent, translucent and opaque objects। होपफुली आपको ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। चलिए नाउ अब समझते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑन नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल है या वेव है या जो भी नेचर्स हैं उसका जो उसके पीछे कौन कौन से थ्योरीज हैं, ठीक है। तो टोटल 4 थ्योरीज दी गई अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद जो 5वां थ्योरी है उसमें ये कंसिडर कर लिया गया कि लाइट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि लाइट दोनों नेचर को शो करती है। तो जो चारों थ्योरीज है उसमें जो सबसे पहला थ्योरी है वो है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले दिया था अराउंड 1675 में। अब क्या चीज़ें हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उस चीज़ को समझते हैं। जैसे कोई भी अगर लाइट सोर्स है तो वो लाइट सोर्स अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट एमिट करता है। अब ये जो लाइट एमिट किया ना, एक्चुअल में न्यूटन साहब का कहना है कि जो लाइट रेज जो लाइट एमिट किया जा रहा है ना, दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे ये मान लीजिए सोर्स है तो ये क्या कर रहा है, कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स एमिट करता है इसी को कहते हैं हम लोग लाइट। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है दीज आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। तो यहां से क्या समझ आया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये बात तो न्यूटन साहब ने बता दी कि लाइट स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें एज्यूम करी और कुछ फिनोमेना को अपने एजम्पशंस के बेसिस पर बताया। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो लाइट अलग अलग कलर्स की जो दिखती है ना, एक्चुअल में ये कॉर्पसल्स के साइज पर डिपेंडेंट है। साइज इंक्रीज या साइज चेंज होगी इस कॉर्पसल्स ये पार्टिकल्स की, तो जो लाइट की कलर है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और क्या बताया उन्होंने, एक मेजर जो एजम्पशन था उनका जो कि बाद में गलत हो गया, वो एजम्पशन था जो लाइट जब डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होती है, जैसे अगर एयर और वाटर के बीच बात करें तो वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम। तो जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, वहीं पर एयर यानी कि रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कम होगी। ये ऐसा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में एज्यूम किया गया था, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जो कि बाद में जाके गलत भी हो जाता है, ठीक है। बाद में हमें पता चलते कि जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड कम होती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने यही एज्यूम किया था। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन, जैसे अगर आप कोलिजन की बात करें, जैसे कोई सरफेस है और वहाँ से कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट टकराए, तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, ठीक है। तो जो न्यूटन साहब है उन्होंने एज्यूम किया कि जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उनका जो कोलिजन होता है किसी सरफेस के साथ, तो वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये सरफेस है और यहाँ से कोई चीज़ टकरा है तो जो पार्टिकल्स है या जो जैसे बॉल फेंकते हो तो वो टकराने के बाद कुछ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस अगर हो जाए तो उस तरीके के कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर एनर्जी लॉस होगा तो वो होगा इन इलास्टिक कोलिजन। वहीं पर अगर ऐसा एज्यूम किया जाए कि जो टकराया तो वहाँ टकराने के बाद कोलिजन होने के बाद कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो तो उसे बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक मतलब नो एनर्जी लॉस और इसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो ये होगा इनइलास्टिक। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर बने जो कॉर्पसल्स है वो अगर कोलिजन कोलाइड करते किसी सरफेस से तो वहाँ पर वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा, वहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। उसके बाद ये जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन कर पाई और कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो जैसे किसे एक्सप्लेन कर पाई, तो जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है उसमें कोलिजन ही तो होता है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है,
हाँ, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो शैडो फॉर्मेशन होता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो उसे भी एक्सप्लेन कर पाता है ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अगर पार्टिकल्स एज्यूम करें तो जो लाइट सोर्स आए तो कुछ पार्टिकल को आपने ब्लॉक कर दिया, तो जो ब्लॉक किया वो शैडो फॉर्म करता है और बाकी पास हो जाता है, तो शैडो फॉर्मेशन को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। बट न्यूटन वाज अनेबल, दिस थ्योरी ऑफ न्यूटन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, इंटरफेरेंस यानी कि दो लाइट वेव्स अगर भेजे तो एक पैटर्न फॉर्म करता है, ठीक है, एक फ्रिंज टाइप से फॉर्म करता है, तो वो होता है इंटरफेरेंस। और डिफ्रैक्शन यानी कि अगर शार्प एज हो तो वहाँ पर लाइट रेज बेंड हो जाती है। इन दोनों ही फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आई होप आपको ये जो सबसे पहला थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आपको समझ आया होगा। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी इज हाइजेंस वेव थ्योरी। अब हाइजेंस वेव थ्योरी क्या है? इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है ना, वो लाइट वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। जनरली आपने ये जानते भी होंगे, जो एनर्जी प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर मीडियम में कोई एनर्जी है, अगर उसे प्रोपगेट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वो वेव्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए वो उसके अंदर प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो हाइजेंस साहब ने यही कहा कि सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। जैसे अगर ये लाइट सोर्स है तो उससे अलग अलग डायरेक्शंस में वेव्स निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट। ठीक है, तो लाइट वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर कह सकते हो उनका जो एजम्पशंस था वो गलत क्या था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव का मतलब होता है ऑल दोज वेव्स दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। मतलब जो लाइट है उसे भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेट करने के लिए। और उस टाइम पर ऐसा माना जाता था द स्पेस कंस्टिट्यूट्स अ मैटर दैट इज कॉल्ड ईथर। स्पेस के अंदर वैक्यूम नहीं, वहां पर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं ईथर। सो स्पेस में तभी ऐसा कंसीडर करते थे कि वैक्यूम नहीं है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? ईथर। और जो लाइट है उसी ईथर के थ्रू प्रोपगेट करती है। इसका मतलब जो ईथर है उसके अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके साथ ही जो लाइट है उसकी, ये जो ईथर है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वे एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। इसी वजह से लाइट की स्पीड स्पेस के अंदर मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ है जो एजम्पशंस थी हाइजेंस वेव थ्योरी की। अब जो हाइजेंस वेव थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें ये एक्सप्लेन कर पाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इन सभी फेनोमेना को ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का, जो कि जब ये तभी हो सकता है जब लाइट को एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रीट करे। लेकिन हाइजेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, मतलब उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो नॉन मैकेनिकल वेव है। तो इन्होंने पहले ही एज्यूम कर लिया लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और जो लाइट है और जो स्पेस है वहां पर ईथर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इस थ्योरी को बाद में जब ये डिस्कवरी होता है, ठीक है, मॉर्ले साहब हैं, उन्होंने बताया द स्पेस डू नॉट कंटेन ईथर। स्पेस में ईथर प्रेजेंट नहीं है, स्पेस इज वैक्यूम, वहाँ पर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इनका, दैट लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, यहीं से गलत हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेंस वेव थ्योरी। ना वो जो थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है दैट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, यानी कि जो लाइट है उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपगेशन करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी आप कह सकते हो लाइट नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है, बल्कि जो लाइट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स का क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब है? इसका मतलब जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और उसका जो प्रोपगेशन है, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट है। अब अगर इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपगेशन है, इसके लिए कम से कम 3 एक्सिस चाहिए। एक एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और यहाँ पर है जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस 3 एक्सिस के हेल्प से
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले एक चीज़ समझना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर वी कैन से दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। इसे किसी भी मटेरियल मीडियम, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपगेट करने के लिए। और स्पेस में वैक्यूम होता है तो वहाँ पर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, मीडियम तो रिक्वायर है नहीं लाइट के लिए, तो वो वहाँ से आसानी से पास हो जाती है। लेकिन अब अगर बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो प्रोपगेशन है, ये तीनों कैसे एग्जिस्ट करता है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ऑल आर, ये आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर ऑसिलेटिंग इन नेचर। अगर लाइट इस तरफ बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइट है और यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रेजेंट होंगे इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस में प्रोपगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई एक्सिस में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होंगी। तो ये कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बोल दिया कि जो लाइट है दैट इज that propagates in the form of electromagnetic waves and these are non-mechanical in nature। क्यों ऐसा? Because they do not require any material medium to propagate। but ये जो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने से फेल हो जाती है, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स। जो कोई भी पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करती है, इस फेनोमेना को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके साथ ही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे किसी भी लाइट आ जाए, फोटोन्स आ जाए तो उसकी वजह से एमिशंस होते हैं, ठीक है, वो एमिशन के बारे में भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये है हमारा थ्योरी नंबर 3, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आपको समझ आ गया होगा। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थ्योरी इज आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। अब आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी क्या है, किस पर बेस्ड है, जरा इस चीज़ को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जो भी लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स जो लाइट एमिट करती है, दीज लाइट आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। तो जो बोल सकते हैं आप, ये जो आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी है, जरा इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, इस पर भी अभी कई सारी एक्सपेरिमेंट्स हैं और भी चीज़ें जो आएंगे वो इस पर आएंगे। तो अब थोड़ा इसको समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आइंस्टीन साहब है उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो कोई लाइट सोर्स है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का अगर वो लाइट एमिट करे तो ये लाइट रेज कहाँ आती है, इसके ऊपर किसी मेटल सरफेस है। अब जैसे ये लाइट सोर्स आती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस मेटल्स के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को, एनर्जी फ्रॉम द लाइट, उस एनर्जी को गेन करते हैं और गेन करने के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं जिसके कारण अगर यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो पर्टिकुलर किसी खास तरीके के मेटल को रखते हैं तो वहाँ पर जो लाइट रेज आती है उसके ऊपर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के कारण करंट फ्लो करता है। अब अगर ऐसा माना जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के, तो उसे बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आखिर ये जो सनलाइट है, सन से जो एनर्जी आ रही है लास्ट वाले मेटल तक, कहीं ना कहीं ये जो सन है, उस लाइट, सन से जो आने वाली लाइट है उसके अंदर ही वो एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आखिर ये जो एनर्जी इसे मिला, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इस लाइट के वजह से मिला। तो यहाँ से आइंस्टीन साहब ने कंक्लूड किया कि जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। अगर लाइट है, मान लीजिए ये प्रोपगेट करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल पैकेट्स यानी कि एनर्जी के स्मॉल इस तरीके से फॉर्म्स में ये आगे की तरफ प्रोपगेट करती है। और इसी स्मॉल पैकेट, एक छोटे से ये जो पार्ट है लाइट का, जो जिसमें की एनर्जी, जो कि एनर्जी से बना है, उसे ही कहा गया कि वो फोटोन्स है। तो उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी
एनर्जी दैट इज फोटॉन्स, ठीक है। और यही फोटोन को रिसीव करके कोई भी इलेक्ट्रॉन उसे एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण वो एमिट मतलब यानी कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जंप कर जाता है। एक्साइट होने के बाद वो वहां से क्या होता है, एमिट हो जाता है। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है आइंस्टीन की, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन किया, तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये जो फोटो टर्म्स है एक्चुअल में ये फोटोन से आया और वो लाइट को शो करता है। तो लाइट के वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, जैसे कि आप जितने भी सोलर पैनल्स देखते हो उसके अंदर जो सन से आने वाली लाइट है उसके वजह से करंट जनरेट होता है। तो जो लाइट के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है, एनर्जी कंटेनिंग पार्टिकल्स यानी कि जो फोटोन्स प्रेजेंट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी को रिसीव करती है और वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है, जिसके कारण उसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो ये जो इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोन से इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होना या फिर उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एमिशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उन्होंने इन सब चीज़ों के साथ क्या कंक्लूड किया कि जो लाइट आती है ना, उस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स प्रेजेंट है, उस फोटॉन्स की जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर कोई भी लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस करे तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डिसाइडेड और डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट ही डिसाइड करता है कि जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। वहीं पर अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इज डिपेंडेड, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है। आप जिस मीडियम में भेज रहे हो लाइट को उस मीडियम पर वेवलेंथ डिपेंड करता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी मीडियम में भेजते हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मे बी अभी आपको शायद नहीं पता हो तो आगे जानेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसमें आप जो लाइट भेज रहे हो उस लाइट का अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, इनिशियल वेवलेंथ, तो उस मीडियम में जाने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और वो वेवलेंथ होगी वेवलेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इट मीन्स wavelength is medium dependent whereas the frequency is source dependent। तो सोर्स आप सेम रखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी और जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है जो फोटॉन्स प्रेजेंट है उस लाइट के अंदर उसके पास कितनी एनर्जी है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ से उन्होंने एक इक्वेशन कंक्लूड किया दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। यहीं से यह भी कंक्लूड किया जा सकता है दैट E इज इक्वल टू एच। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू न्यू लेमडा, या फिर V वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। दोनों को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर, दोनों है एक ही चीज लेकिन रिप्रेजेंट करते अलग अलग। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, V अपॉन लेमडा। अब जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, वो तो उसे c से भी डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी h न्यू, या एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये जो क्वांटम थ्योरी है आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी, ये बहुत ही आसानी से कई सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर पाई, साथ में इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो देयर आर अभी टोटल जो है 4 थ्योरीज हैं लाइट के नेचर के बारे में। तो अब इन सभी में कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ पार्ट को एक्सप्लेन कर पाती है एक थ्योरी, कुछ पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो जो लास्ट में 5th थ्योरी आया वो था हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट।
इतने सारे थ्योरीज को देखने के बाद आखिर लाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, या फिर किस नेचर को डिसाइड करे कि लाइट फोटोन से बना है कि लाइट पार्टिकल्स से मिलकर बना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, या फिर लाइट वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। तो इन सभी नेचर्स को और इनसे एसोसिएटेड जो फिनोमेना है, इन सभी को देखते हुए ऐसा एज्यूम किया जाता है दैट द नेचर ऑफ लाइट इज ड्यूअल नेचर, मतलब लाइट पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करती है और साथ में लाइट वेव के तरह भी बिहेव करती है। सो दिस इज ड्यूअल नेचर थ्योरी। अब ड्यूअल नेचर थ्योरी में कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसे सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसे वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसलिए दोनों को मिला के हमने कहा कि जितने भी फिनोमेना है सभी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और उस थ्योरी को बोला ड्यूअल नेचर थ्योरी। अगर जिसे आप पार्टिकल से एक्सप्लेन कर सकते हो तो वहाँ पर लाइट का नेचर होगा पार्टिकल नेचर, जहाँ पर आप वेव के एज्यूम करके सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हो तो वहाँ पर लाइट के नेचर होगा वेव नेचर, ठीक है। और उसके बाद जैसे आज के टाइम में जिसका दो नेचर या दो को अगर मिला देते हैं, जैसे विराट एंड अनुष्का को मिक्स करके बना दिया गया विरुष्का, इसी तरीके से कई सारे नेम्स हैं आजकल उनको मिला के मर्ज कर देते हैं। तो उन्होंने वैसे ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत पहले ही ये काम कर दिया। क्या काम कर दिया कि जो वेव है और जो पार्टिकल है दोनों को मर्ज करके एक नया नाम बना दिया। बताइए क्या होना चाहिए वैसे? तो ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था एडिंगटन। इन्होंने क्या बताया कि जो वेव है और जो पार्टिकल्स है, वेव का स्टार्ट कर लीजिए वेव और पार्टिकल्स का इकल्स, तो ये बन जाता है वेविकल्स। तो जो पार्टिकल का नेचर है वो है वेविकल्स, जैसे कि वेव और पार्टिकल्स को मर्ज करके बना दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो गया कि जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टी अगर कंसीडर करें तो वो होता है ड्यूअल नेचर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑन द नेचर ऑफ लाइट। होपफुली ये आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।